कल की कक्षा में हमने देखा था कि जो लकार के स्थान में होने वाले जो आदेश हैं, लकार के स्थान में जो होने वाले आदेश हैं, उन सभी आदेशों का एक सूत्र में परिगणन किया है, गणना किया है। बड़ा वाला सूत्र क्या था वो? तिप्तस झी सिप्थस थ मिप वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम ईड वही महिं। ये सूत्र देखा था क्या? एते अष्टादश लादेशाः स्युः। ये सारे के सारे 18 लादेश यानी लकार के स्थान में होने वाले आदेश हैं। अब इन 18 की एक सामान्य सूत्र एक आ रहा है, उत्सर्ग सूत्र जिसको कह लेंगे, क्योंकि उत्सर्गापवाद न्यायेन व्याकरण शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही, उत्सर्ग और अपवाद न्याय से ही व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति है। पहले एक सामान्य बना देते हैं, सामान्य विधान कर दिया, फिर उसका विशेष अगर कोई है तो विशेष विधान करके उसका बाध करके उतने स्थान में दूसरा कार्य कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सामान्य सूत्र आ रहा है। ये क्या सूत्र है? लह परस्मयी पदम। क्या सूत्र है? लह परस्मयी पदम। लह परस्मयी पदम जो सूत्र है ये परस्मयी पद संज्ञा करता है। किसका? किसकी परस्मयी पद संज्ञा करता है? तो लह यानी लादेशाः परस्मयी पद संज्ञाः स्युः। ठीक है, लादेशाः परस्मयी पद संज्ञाः स्युः। लादेशाः लकार के स्थान में होने वाले आदेश, जो अष्टादश जो आदेश हैं, संपूर्ण की एक सामान्य विधान किया कि लादेशाः ला के स्थान पे, लकार के स्थान में जो ला के स्थान में होने वाला जो आदेश है, ला कहिए या लकार कहिए, एक ही बात है। लकार, सारे लकार, 10 लकार है ना, उनके स्थान पे जो होने वाला आदेश है उसकी क्या होती है? परस्मयी पद संज्ञा। ठीक है, तो लादेशा परस्मयी पद संज्ञा यानी ला के स्थान पे होने वाले आदेश क्या है? तो तिप्तस जी सिप्तस्ता में पुष्मस्त पूरे उनकी क्या किया? उनकी परस्मयी पद संज्ञा, उनका नाम रख दिया परस्मयी पद। अर्थात ये सारे परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय हैं। ठीक है, अब इसका तुरंत बाधक सूत्र आ रहा है। सामान्य विधान कर दिया उत्सर्ग, अब उसका अपवाद सूत्र आ रहा है। कहा नहीं, क्या है? तंगानावात्मने पदम। सूत्र क्या है? तंगानावात्मने पदम। तंगानावात्मने पदम में तंगानौ आत्मने पदम अपवाद सूत्र है लह परस्मयी पदम का। वो क्या कह रहा है? तंग, तंग मतलब यहाँ प्रत्याहार है। तंग प्रत्याहार सानच कानचौ। तंग प्रत्याहार सानच कानचौ च एतत् संज्ञाः स्युः। तंग प्रत्याहार, तंग क्या है? तंग प्रत्याहार में क्या आएगा? तो जो तिप्तस झी सूत्र है उसमें आ रहा, देखिए, तिप्तस झी सिप्थस थ मिप वस मस, यहाँ के बाद आ रहा ता, है ना, ता आताम। तो इस ता से लेकर के, इस ता से लेकर के और ईड वही महिं के ङा तक, ईड वही महिं के ङा तक तंग प्रत्याहार बनेगा। ठीक है, तो तंग प्रत्याहार में ता से लेकर के महिं तक जितने ये प्रत्यय हैं वो तंग प्रत्याहार में आ जाएंगे। ठीक है, त आताम झ थास आथाम ध्वम ईड वही महिं, ये जो 9 प्रत्यय हैं ये तंग प्रत्याहार में आ जाएंगे। ठीक है, तो तंग का मतलब ये 9 प्रत्यय है। ठीक है, तंग का मतलब ये 9 प्रत्यय। और आनव आया है, तंगानव, आनव से शानच का आन बचता है। शानच प्रत्यय का जब अनुबंध लोप करेंगे सा वगैरह, सा चा का, तो क्या बचता है? आन। और कानच का भी क्या बचता है? आन, इसलिए आनव लिख रहे हैं। राम रामव की तरह द्विवचन में आनव, आनव माने शानच और कानच प्रत्यय। ठीक है, तो एक तो तंग प्रत्याहार में वो 9 प्रत्यय आ गए, और शानच कानच च एतत् संज्ञाः स्युः। एतत् संज्ञाः स्युः मतलब, एतत् मतलब आत्मनेपद संज्ञाः स्युः। ठीक है, तो तंगानावात्मने पदम सूत्र से तंग प्रत्याहार में आने वाले कौन कौन से आने वाले थे?
तंग प्रत्याहार में आने वाले वो ता आताम से लेकर के इड वही महीन तक जो 9 प्रत्यय हैं। 18 प्रत्यय थे, अब 9 प्रत्यय का विभाग हो गया। ता से लेकर के महीन तक ये 9 प्रत्यय इधर, और तिप से लेकर के मस तक, है ना, मिप वस मस तक ये 9 प्रत्यय। तो 9 प्रत्यय इधर, 9 प्रत्यय इधर, 9 प्रत्ययों का विभाग हो गया। ता से लेकर के महीन तक जो 9 प्रत्यय है वो तंग प्रत्याहार में आ गया। ठीक है, तो उन तंग प्रत्याहार में आने वाले प्रत्ययों का, अर्थात तंग नाम रख दिया किसका, वो जो 9 प्रत्यय है, तास ता आताम झ थास आथाम धम इड वही महिंग, इनका पूरा का पूरा नाम क्या रख दिया, तंग। तंग का मतलब ये 9 प्रत्यय। ठीक है, ये 9 प्रत्यय और इन 9 प्रत्यय के अलावा शानच और कानच। ठीक है, ये 9 प्रत्यय और 2 11, इनका क्या नाम रख दिया, ये आत्मनेपद संज्ञम से आती है, आत्मनेपद संज्ञा इनकी होती है, अर्थात इनका विधान आत्मनेपद में ही होगा। ठीक है, तो आत्मनेपद संज्ञा करने वाला ये सूत्र है, तंगानाव आत्मनेपदम, तो इसने आत्मनेपद संज्ञा कर दिया। अब जो पारस्मय पद कितना बचा है, तो तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस, बस ये 9 ही बचे पारस्मय पद। पारस्मय पद होने वाले ये 9 प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद तंगानाव आत्मनेपदम, आत्मनेपद संज्ञा कर दिया, शानच प्रत्यय की, कानच प्रत्यय की, और ता आताम झा था साथाम दम इड वही महिम, इनकी भी कर दिया। इसके बाद अगला सूत्र आता है अनुदात्त गीत आत्मनेपदम। अनुदात्त गीत आत्मनेपदम क्या कह रहा है, अनुदात्ते तो ङितश्च आत्मनेपद संज्ञा स्यात्, है ना, अनुदात्ते तो ङितश्च धातोः आत्मनेपदम स्यात्। ठीक है, आत्मनेपद पहले प्रत्ययों की संज्ञा किया, अब यहाँ धातु से आत्मनेपद का विधान कर रहे हैं कि किस धातु से आत्मनेपद का विधान होगा, यानी आत्मनेपद प्रत्यय किससे आएगा, तो अनुदात्ते तो ङितश्च धातोः आत्मनेपदम स्यात्। ठीक है, अनुदात्तेत ऐसा धातु जिसके अनुदात्त स्वर की इत संज्ञा हुई है, अनुदात्तेत, है ना, अनुदात्त है इत संज्ञा, यानी अनुदात्त की इत संज्ञा जिस धातु की हुई है वो हो गया अनुदात्तेत धातु। और ङितश्च, और ऐसी धातु जिसके ङा की इत संज्ञा हुई है ना, ङा की इत संज्ञा, अर्थात जिस धातु के अनुदात्त का अनुबंध लोप हुआ है अथवा ङा का अनुबंध लोप हुआ है, वो धातु अनुदात्तेत हो गई और वो धातु ङित हो गई। ङा का अनुबंध लोप होगा तो ङित, और अनुदात्त का अनुबंध लोप होगा या इत संज्ञा होगी तो अनुदात्तेत हो गई। तो अनुदात्तेत धातु, यानी जिस धातु की अनुदात्त की इत संज्ञा हुई है वो, और ङितश्च, और जिस धातु के ङा की इत संज्ञा हुई है, तो ये दोनों धातु, है ना, अनुदात्ते तो ङितश्च धातोः आत्मनेपदम स्यात्, ऐसे धातु से आत्मनेपद होगा, ऐसे धातु से आत्मनेपद का विधान होगा, आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, ये आत्मनेपद का विधान किया कि किससे आत्मनेपद आएगा, आत्मनेपद के प्रत्ययों का विधान किससे होगा, किस धातु से होगा, तो जो धातु अनुदात्तेत होगी और जो धातु ङित होगी, ऐसे धातु से अनुदात्त आत्मनेपदम स्यात्, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे, आत्मनेपद संबंधी कार्य होंगे। अब अगला सूत्र है स्वरितइतः कर्तर्यभिप्राये क्रियाफले, कर्तव्यभिप्राये क्रियाफले। स्वरितइतः आत्मनेपद विधायक सूत्र पहले था वो अनुदात्त ङित आत्मनेपद है। सब दूसरा सूत्र है स्वरितइतः कर्तरि अभिप्राये क्रियाफले। स्वरिते तो इतश्च धातोरात्मनेपदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। जिस तरह से वहां अनुदात्त इत संज्ञक होने पर, उसी तरह से यहाँ स्वरित इत संज्ञक, स्वरितेत, जिस धातु के स्वरित स्वर की इत संज्ञा होगी, स्वरित स्वर की, है ना, स्वरितेत जो धातु है, स्वरितेत माने जिस धातु का स्वरित स्वर इत संज्ञक है, तो स्वरितेत धातु। इतश्च मतलब च छ ज झ य,
यहाँ आता है ना, यहाँ की इत संज्ञा, यहाँ की इत संज्ञा हुई है जिस धातु की, वो धातु हो गई ईत। वो धातु क्या हो गई? ईत। तो स्वरितेत धातु और ईत धातु, जिस धातु का स्वरित इत संज्ञक है और जिस धातु का ञा इत संज्ञक है, वो धातु हो गई, वो धातु स्वरितेत हो गई और धातु ईत हो गई, स्वरितेत। तो स्वरितेत धातु और ईत धातु से भी आत्मनेपद होगा, है ना, आत्मनेपद संबंधी कार्य होंगे, आत्मनेपद विधा संज्ञक प्रत्यय आएंगे। कब? उसके लिए कंडीशन और दे दिया, कर्तृगामिनी क्रिया फले। कर्तरि अभिप्राय, कर्तरि अभिप्राय का अर्थ क्या है? कर्तृगामिनी। जो क्रिया का फल है, क्रिया फले कर्तृगामिनी या कर्तृगामिनी क्रिया फले, क्रिया का जो फल है, जो क्रिया हो रही है उसका जो फल है वो कर्तृगामिनी होना चाहिए, अर्थात कर्ता को ही उसका फल मिलना चाहिए। उस फल का आधार कर्ता ही हो, कर्ता को ही वो फल मिले, है ना। फल प्राप्ति कर्ता को हो, तब जाकर के आत्मनेपद होगा। ये अर्थ का भी इसमें एक कंडीशन दे दिया। तो स्वरितेत धातु होनी चाहिए, एक तो स्वरित स्वर इत संज्ञक हो और या की इत संज्ञा हो। ये दोनों दो कंडीशन, ये स्वरितेत धातु और इत धातु हो तो आत्मनेपद होगा, यानी आत्मनेपद संबंधी कार्य होंगे। अर्थ जो है कर्तृगामी क्रिया, क्रिया का जो फल है वो कर्तृगामी होना चाहिए, अर्थात कर्ता को, क्रिया का फल कर्ता को ही प्राप्त होना चाहिए, तभी ये आत्मनेपद विधान होगा। ठीक है, तो तंगानावात्मनेपदम, अनुदात्त गीत आत्मनेपदम और स्वरित इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, है ना, स्वरित इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, इन तीन सूत्रों से आत्मनेपद संबंधी, आत्मनेपद संज्ञा और आत्मनेपद संबंधी कार्यों का विधान किया गया। वह किस धातु से आत्मनेपद होगा, इस बात को बताया गया। ठीक है, तो आत्मनेपद किससे होगा, आत्मनेपद कौन कौन होंगे, इस बात को इन तीनों सूत्रों में बताया। अब इसके बाद अगला सूत्र आ रहा, शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, यहाँ शेष का अर्थ सीधा किया है आत्मनेपद निमित्त हीनात् धातोः परस्मै पदम स्यात्, है ना। आत्मनेपद निमित्त हीनात् धातोः कर्तरि परस्मै पदम स्यात्। आत्मने शेषात्, शेष का अर्थ कर क्या किया, आत्मनेपद निमित्ता हीनात्, आत्मनेपद के जो लक्षण बताए, पूर्वोक्त में अनेक लक्षण बताए, स्वरितेत होना चाहिए, ईत होना चाहिए, अनुदात्त होना चाहिए, ङित होना चाहिए, उसके पहले तंग प्रत्याहार का होना चाहिए, सानच का होना चाहिए, ये सब आत्मनेपद संज्ञा और आत्मनेपद संबंधी कार्य को बताने वाले लक्षण विभिन्न सूत्रों ने बताया कि इन लक्षणों से युक्त होने पर आत्मनेपद संबंधी कार्य होगा या आत्मनेपद संज्ञा होगी। ठीक है, आत्मनेपद संज्ञा या आत्मनेपद होगा, आत्मनेपद संबंधी कार्य होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि शेषात् का अर्थ किया कि आत्मनेपद के जो लक्षण हमने बताए हैं, उस आत्मनेपद के पूर्व में आत्मनेपद, है ना, शेषात् आत्मनेपद निमित्त हीनात्, आत्मनेपद के जो निमित्त हैं, आत्मनेपद के जो कारण हैं, आत्मनेपद होने के जो कारण हैं, उन कारणों से जो हीन है, जो रहित है, अर्थात आत्मनेपद के लक्षण जिन धातुओं में नहीं मिल रहे हैं, जो आत्मनेपद संज्ञा करने वाला जो तंग प्रत्याहार है या सानच कानच है, उनमें जो नहीं है, वो सब बचे हुए क्या है, शेष हैं, वो सब बचे हुए शेष हैं, माने आत्मनेपद लक्षण से जो रहित है वही शेष है। ठीक है, इसी बात लिख रहे हैं, आत्मनेपद निमित्त हीनात् धातु हो, ऐसा धातु जिसमें आत्मनेपद का लक्षण नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आत्मनेपद का लक्षण जिस धातु में नहीं मिल रहा है, ऐसे धातु से कर्तरि परस्मै पदम, जहाँ कर्ता अर्थ में परस्मै पद होगा, है ना, परस्मै पद, उसकी परस्मै पद संज्ञा होगी उसका, और उससे परस्मै शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, आत्मनेपद के लक्षण से जो रहित है उनकी परस्मै पद संज्ञा हो जाएगी और परस्मै पद संबंधी कार्य उनसे किए जाएंगे। ठीक है, ये शेषात् कर्तरि परस्मै पदम का ये तात्पर्य है। तो शेषात् कर्तरि परस्मै पदम जो परस्मै पद का विधान कर रहा है ना, परस्मै पद संज्ञा कर रहा है,
परस्मैपद पद संज्ञा कर दिया भाई। जो भी आत्मनेपद के लक्षण से रहित हैं वो परस्मैपद पद हैं, ठीक है। और परस्मैपद पद संज्ञा करने के पश्चात में परस्मैपद पद संबंधी धातुओं से जो होने वाले कार्य हैं वो कार्य होंगे, ठीक है। तो क्योंकि इससे क्या हो गया, परस्मैपद पद से क्या हो जाएगा कि जो जैसे वहां तिप्तस जी में 18 प्रत्यय थे तो 9 माइनस हो के बचेंगे 9। अब जो परस्मैपद पद के जो प्रत्यय हैं, परस्मैपद पद होने वाले प्रत्यय क्या है, तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप्वस्मस, कर्ता अर्थ में ये 9 प्रत्यय परस्मैपद पद में क्रम से आएंगे। आगे अब और भी इसके लिए इन प्रत्ययों का विभाग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमें 18 प्रत्यय पढ़ा, सीधा 18 प्रत्यय क्या है, कैसे इसको प्रयोग करेंगे, इसके और विभाग क्या है, अभी तो 2 ही पता चला, 9 का पता चला है ना। 9 आत्मनेपद का पता चला और 9 परस्मैपद का पता चला। ता से लेकर के ता आताम झा था साथाम ध्वम इड वही महिंग, ये जो 9 है ये आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हैं। और तिप्तस झी सिप्तस्थ मिप्वस्मस ये जो है ये परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय है, ये हमको पता चला, इतना हुआ। इसके आगे की स्थिति क्या है उसके लिए सूत्र आता है। अब अगला सूत्र जो है वो है तिङस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। पहले तो 9 प्रत्ययों का 2 विभाग बन चुका है, ठीक है। अब किसकी परस्मैपद संज्ञा हुई, किसकी आत्मनेपद संज्ञा हुई, स्पष्ट हो गया। यानी आत्मनेपद में कौन प्रत्यय आएंगे और परस्मैपद में कौन प्रत्यय आएंगे ये पता चला, है ना। किस धातु, किस प्रकार के धातु से आत्मनेपद होगा, किसे परस्मैपद होगा, इस बात की चर्चा की। अब जो प्रत्यय हैं उनमें अब विभाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तिङस् त्रीणि त्रीणि, तिंका तिङः त्रीणि त्रीणि, तिंका जो 3 है, तिंका 3 क्या है, तो तिंग प्रत्याहार में क्या आएंगे, पूरे आ जाएंगे। तिप्तस के ती से लेकर के और इड वही महिंग तक, तिङः त्रीणि त्रीणि। त्रयस, अब आगे लिख रहे हैं तिंग उभयोः पदयोः त्रयः, तिंग उभयोः पदयोः त्रयः, त्रयस्त्रिकाः एतत् संज्ञाः स्युः, क्रमादेतत् संज्ञाः स्युः। तिंग उभयोः पदयोः त्रयस्त्रिकाः क्रमादेतत् संज्ञाः स्युः। तिंग क्या है, तिंग में आ गए, पूरे आ गए। तिंग उभयोः पदयोः, 2 पद उसमें बना, एक तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप्वस्मस, यानी 30 एक पद हुआ। एक पद क्या हुआ, 30। और दूसरा जो एक पद हुआ वो तंग है ना, एक तंग में 9 आ गए, तो त्रयस्त्रिकाः। उन जो वो जो पूरे के पूरे हैं, पूरे के पूरे जो 9 प्रत्यय के जो दोनों विभाग हैं, है ना, उसमें त्रयः, उन दोनों पद में 3 है। त्रयस्त्रिका, त्रय का त्रिक है ना, त्रयः त्रय का त्रिक है। क्या त्रय का त्रिक है, मैंने उसमें 3 विभाग है। उन दोनों में एक तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप्वस्मस, ये त्रय हो गए, ये 3 हो गया, त्रय 3 समुदाय हो गया। और तीनों में त्रयों का जो त्रिक है, 3 में एक त्रिक है, तिप्तस जी का एक त्रिक, सिप्तस्था का एक त्रिक और मिप्वस्मस का एक त्रिक, एक 3 का एक समुदाय है। माने एक तो त्रयः, 3 ग्रुप बनाए, त्रयः 3 विभाग किया, त्रयः मैंने 3 विभाग किए, तो एक में तिप्तस जी, दूसरे में सिप्तस्था और तीसरे में मिप्वस्मस, और तीनों का एक त्रिक है, एक त्रिक है, त्रयस्त्रिकाः। उन तीनों का 3 विभाग कर दिया। उसी तरह से आत्मने में भी 3 विभाग किया, आत्मने पद में भी 3 विभाग करके, और एक त्रिक जो है, एक त्रिक किया। क्या एक त्रिक किया, ता आताम झा का एक त्रिक, था आथाम ध्वम का एक त्रिक, इड वही महिम का एक त्रिक, है ना। 3 प्रत्ययों का एक समूह बनाया, ठीक। तो तिप्तस झी एक त्रिक, सिप्तस्थ एक त्रिक,
और मिपुअस मस एक त्रिक। उधर ता आताम झ एक त्रिक, था साथाम ध्वम एक त्रिक, ईड वही महिंग एक त्रिक। ठीक है, तो दोनों पद में जो दो विभाग किया था, एक परस्मयी पद उभयोः पतयोः, दो पद था, एक परस्मयी पद और एक आत्मनेपद है ना। दोनों पदों का परस्मयी पद का और आत्मनेपद का, उन दोनों का जो तीन तीन पहले विभाग किया, तीन और तीनों में एक एक त्रिक किया, क्रम से एक एक त्रिक किया। और उन त्रिक में भी क्रम से एतत् संज्ञा है स्युः, क्रम से प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा है स्युः। एक एक जो त्रिक है उनकी प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा हो जाएगी। अर्थात जो प्रथम त्रिक है उसकी प्रथम संज्ञा, जिसको प्रथम पुरुष कहेंगे, जो मध्यम जो सेकंड त्रिक है उसको मध्यम पुरुष कहेंगे, उसकी मध्यम संज्ञा, और जो अंतिम जो त्रिक है उसको उत्तम कहेंगे, यानी उत्तम पुरुष संज्ञा। ठीक है, तो तिप तस झी प्रथम पुरुष, परस्मयी पद के प्रथम पुरुष में या प्रथम संज्ञक कौन है, या प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय कौन है? प्रथम पुरुष के परस्मयी पद में प्रथम पुरुष के प्रत्यय कौन होंगे? तिप तस झी। फिर मध्यम पुरुष, परस्मयी पद के मध्यम पुरुष में प्रत्यय सिप थस था। परस्मयी पद के उत्तम पुरुष के प्रत्यय मिप वस मस। ठीक है, तीन तीन हो गए। अब आत्मनेपद में भी इसी तरह से ता आत्मनेपद प्रथम पुरुष ता आताम झ, ये हो गया। आत्मनेपद मध्यम पुरुष थास आथाम ध्वम, ये हो गया। ठीक है, आत्मनेपद उत्तम पुरुष ईड वही मही। तो ये निश्चय हुआ कि जो परस्मयी पद और आत्मनेपद में नौ का जो ग्रुप था, नौ के ग्रुप की नौ प्रत्ययों की जो परस्मयी पद आत्मनेपद संज्ञा हुई, उसमें तीन किया और तीनों में भी एक एक त्रिक की, एक प्रथम संज्ञा, मध्यम संज्ञा, उत्तम संज्ञा, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और इधर भी आत्मनेपद में जो नौ था उसमें भी तीन विभाग करके और एक एक त्रिक बनाया है ना, तीन का त्रिक करके और तीन विभाग किया। तो एक एक त्रिक का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस तरह से संज्ञा किया। अर्थात प्रथम पुरुष में प्रथम त्रिक के प्रत्यय आएंगे क्रमबद्ध, और द्वितीय पुरुष में यानी मध्यम पुरुष में मध्यम वाले त्रिक वाले प्रत्यय आएंगे, और उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष के त्रिक वाले प्रत्यय आएंगे, ये सुनिश्चित हुआ। ठीक है, बस बहुत है इतना। इसके बाद आगे देखते हैं कल की कक्षा में। धन्यवाद, नमो नमः। ध्यान से सुनना, समझ में आएगा।